given to which I pray they may be admitted, sir. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the University of Kashmir, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy, Master of Philosophy, Master's degree in Arts, Commerce, Finance and Control, Business Administration, Education, Medicine, Surgery, Dental Surgery, Law, Science, Diplomas in Anesthesiology, Obstetrics and Gynecology, and Ophthalmology, and Bachelor's degree in Arts, Science, Business Administration, Computer Application, Information Technology, Commerce, Dental Surgery, Education, Engineering, Law, Medicine and Surgery, Pharmacy, Unani Medicine, and Music and Fine Arts in the University, and charge you throughout your life to prove worthy of the same. Thank you, sir. Next, Miss Asra Kamli, School of Applied Science and Technology. Miss Azhar Ufaq Nabi, School of Biological Sciences. Miss Khushbu Ayub, School of Business Studies. Miss Shahina Ghulam, School of Earth and Environmental Sciences. Mr. Saeed. Thank you, sir, for honoring the students. मुझे याद है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पहली बार महामहिम राष्ट्रपति जी ने 7 सितंबर को देश भर के सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल और शिक्षाविदों के साथ एक बड़ा सम्मेलन किया था कि देश की नई शिक्षा नीति जो आ रही है उस पर आगे कैसे बढ़ना है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उस बैठक में थे और जो मार्गदर्शन मिला माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर कस्तूरी रंगन का, उसके तुरंत बाद ही हम लोगों ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और आज जब 1 वर्ष पूरा होने को है तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे टास्क फोर्स के सभी सदस्यों ने बड़ी मेहनत से काम करके, जिसमें खुद कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति जी और हमारे अनेक कुलपति शामिल रहे हैं। उस समय जो हमारे एडवाइजर थे के शर्मा साहब, इन सब लोगों ने और हमारे उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं, मैं कह सकता हूं कि एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। 7 सितंबर को मैंने एक प्रार्थना की थी महामहिम जी से कि जो पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं इसको लेकर के उसमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, और सहर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकार किया था और उन्होंने इसी सभागार में हम सब उपस्थित थे और महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिल्ली से हम सबका मार्गदर्शन किया था। मैं उसके लिए भी विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज सबसे बड़ा मसला मेरे लिए है कि इतनी अजीम शख्सियत को लफ्जों में मैं कैसे बयां करूं, लेकिन सभी मुश्किलों और मसाइलों को सुलझाने की तरकीब मुझे लगता है कि खुदा सुझाता है। और उसी प्रकार एक श्लोक मुझे ध्यान में आया, वासुदेव सर्वसम्मति स महात्मा सुदुर्लभ, ए ग्रेट सोल दैट इज रेयर टू फाइंड। महामहिम राष्ट्रपति जी ने शिक्षा, राजनीति, राष्ट्रनीति, संस्कृति, सामाजिक कार्यों और नव मानवतावाद के में जिस प्रकार अपनी व्यापक अंतर्दृष्टि से योगदान किया है, वह इस वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समृद्ध विरासत है। यह हमारी खुशनसीबी है कि वह आज हम सबसे रूबरू हैं। विद्यार्थी बहनों, भाइयों तथा हमारे सभी सम्माननीय शिक्षक, अपनी बात आगे कहने से पहले मैं शिक्षा जगत की कुछ चुनौतियों की तरफ आप सभी का
ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली समस्या शिक्षा और वर्तमान जरूरत के बीच सामंजस्य बैठाने की है तथा दूसरी मुझे लगता है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर से बेहतर तालमेल बैठाने की है, क्योंकि मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के अंदर सांस्कृतिक चेतना एवं वैज्ञानिक रूपांतरण तथा पैंडेमिक के पश्चात विशेष रूप से मार्केट और नई मानवता का माध्यम मुझे लगता है कि शिक्षक ही हो सकता है और वही इस काम को पूरी तरह से कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं शिक्षा का असली अर्थ है कि अपने अंदर जो है उसे सहर्ष बांटा जाए। जब गुरु थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को शिष्यों में बांट देता है तो शिक्षा और गुरु दोनों का स्वरूप विराट हो जाता है। और हमारे उपनिषदों में भी लिखा है कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा केवल बांटने से ही पूरी होती है। पुराने समाज को नए समाज को कैसे रूपांतरित करना है, क्या ट्रांसफर करना है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि गुरुजनों की या शिक्षकों की है। और शिक्षक ही एकमात्र माध्यम हो सकता है जिसके जरिए किसी भी देश के अतीत को ध्यान में रखते हुए भविष्य की तरफ अग्रसर हुआ जा सकता है। अगर पुरातन काल से हम देखें तो कश्मीर सिर्फ ज्ञान का प्रसार करने की धरती नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की इस महत्वपूर्ण भावना की भी धुरी रही है। महाकवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में कश्मीर में तालीम की बुलंदी को तफसील से समझाया था। आलोक के शारदा देवी एक बड़ी प्रसिद्ध लोक कथा है यहाँ महिम जी कि जब आदि शंकराचार्य कश्मीर आए तब वह शारदा मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन शारदा पीठ के उस समय के विद्वानों ने एक शर्त रख दी कि यदि वे उनके सवालों का सही उत्तर दे पाएंगे तभी उनका मंदिर में प्रवेश होगा। कल्हड़ कहते हैं कि कश्मीर जिसका एक पुराकालीन नाम शारदा क्षेत्र था वह शिक्षा के मामले में उसी तरह प्रसिद्ध था जिस तरह काशी, तक्षशिला, नालंदा, नवद्वीप तथा कांची थे। कुछ रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने शारदा की शिक्षा पद्धति पर काम किया है उन्होंने लिखा है कि शारदा क्षेत्र में प्रवेश के पहले विद्वता की परीक्षा होती थी और उस दौर में भी ग्रेजुएट को प्रमाण पत्र दिया जाता था। और मुझे लगता है कि वही काम आज इस कन्वोकेशन सेरेमनी में यहाँ आपकी उपस्थिति में प्रतिपादित हुआ है। कन्वोकेशन का मतलब विद्यार्थी मित्रों आपको सिर्फ विभिन्न विषयों की डिग्री या मेडल्स नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इस अवसर पर आपसे मैं आग्रह करूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि अब समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और अपनी पूरी क्षमता से कला, विज्ञान, संस्कृति, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की नई जरूरतों के मुताबिक देश के तथा जम्मू कश्मीर के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में आप अपना अमूल्य योगदान दें, ये हम सबकी अपेक्षा है। जैसा मैंने पहले कहा, अतीत से भविष्य में प्रवेश के माध्यम शिक्षक हैं, गुरु बन सकते हैं। विभिन्न विचारधाराओं को सहेज कर सनातन धर्म हो, बौद्ध, ऋषि और सूफी परंपरा के मिले जुले स्वरूप ने जम्मू कश्मीर की संस्कृति को नया आयाम दिया है। महान व्यक्तित्वों जैसे लाल देव, उत्पल देवा, देवी रूपा भवानी, अभिनव गुप्त, भगवान गोपीनाथ, सैयद बुलबुल शाह, नंद ऋषि, सैयद अली हमदानी के विचारों, उनकी शिक्षाओं की ये जमीन है। यहाँ 1948 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और तब से लेकर के आज तक तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने देश के शिक्षा के मानचित्र पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो तराना हम सब ने सुना है उसमें एक बात कही गई है, एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और उसमें कहा गया है कि यहाँ के संतों, सूफी फकीरों का जो विजडम है हमें वर्तमान में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। मैं समझता हूँ कि इस विजडम का ध्यान हम सब लोग और खास तौर से जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और जो लोग आज विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हैं सदैव इसका ध्यान रखेंगे। लाल देद ने भी लिखा है, द माइंड इज न्यू सो इज द मून। ये बड़े फक्र की बात है कि आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के 6 सैटेलाइट कैंपस, 198 संबंधित कॉलेज, 69 डिपार्टमेंट्स और
शोध के रिसर्च के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार एवं नए कीर्तिमान विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। इनोवेशन हो, इंक्यूबेशन सेंटर हो, स्टार्टअप्स हो, मैं कह सकता हूं कि कश्मीर विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में भी अपनी ख्याति अर्जित की है। प्रोफेसर तलत अहमद साहब और फैकल्टी मेंबर्स को मैं विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति हुई है, जो सुधार हुआ है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा कि देश के 50 शीर्ष विश्वविद्यालयों में आज कश्मीर विश्वविद्यालय खड़ा है। और निवेदन करना चाहूंगा कि हमें एक लक्ष्य रखने की जरूरत है कि अगली बार जब यह रैंकिंग आवे तो हम शीर्ष 25 में कश्मीर विश्वविद्यालय का स्थान बना सकें। पिछले कुछ सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और जम्मू कश्मीर यूटी मैं मानता हूं कि सौभाग्यशाली है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 2 एम्स, IIMs, IIT, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर यूटी को प्राप्त हुए हैं। मैं हृदय से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान जम्मू कश्मीर को उन्होंने दिए हैं जो शायद लंबे समय बाद इस यूटी को प्राप्त हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड की स्कीम भी शुरू की गई है और मुझे बताते हुए खुशी है कि 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने ये हेल्थ कार्ड दिया है और उनके इलाज का मुकम्मल इंतजाम किया है। 607 वोकेशनल लैब, टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से जो 2 सेंटर हम सब ने बनाए हैं, सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, मैं कह सकता हूं एक जम्मू में बना है, एक बारामूला में बना है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं शायद देश के कम संस्थानों में ऐसी लैब होगी। जिस दिन मैं उसका उद्घाटन कर रहा था, IIT जम्मू के डायरेक्टर वहां थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ भी इस तरह के इक्विपमेंट नहीं है, तो इस दिशा में काफी काम यहाँ हो रहा है। भक्ति काल के दौरान भी जहाँ जम्मू कश्मीर में शिक्षा एवं कला अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, वहीं बाद में एक ऐसा समय आया जब लिटरेसी रेट यहाँ गिरने लगी थी। 1901 के दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ लिटरेसी रेट उस समय महज 2% थी। जब उस साल सर्वे किया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 1260 महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। और आज मुझे गर्व है कि इस साल कश्मीर यूनिवर्सिटी के 94 गोल्ड मेडल्स में 66 हमारी बच्चियों ने, हमारी बहनों ने प्राप्त किया है। मैं उन बच्चियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, MBA, मास्टर ऑफ डिजाइन जैसे कोर्सेस में जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने कश्मीर विश्वविद्यालय में ही नहीं, जिन दीक्षांत समारोहों में मैं गया हूँ, मुझे लगता है कि वो बच्चों से काफी आगे बढ़ रही हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं समझता हूँ कि अपने स्किल तथा टैलेंट से आज हमारी बच्चियां जम्मू कश्मीर के विकास में नए संकल्प के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात है और यह सफर आसान नहीं रहा है। 1905 में जहां मात्र 17 स्टूडेंट स्कॉलरशिप दी जाती थी, वहीं आज इस यूटी में 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। और इसके लिए फिर से एक बार मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिक्षा जब एक आंदोलन बन जाता है, जब एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है, तभी मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी की प्रगति होती है। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को देखते हैं तो एक श्लोक मुझे याद आता है, उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरांधोबोध, उठो और अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जम्मू कश्मीर में भी अनेक चुनौतियां थी। अलग अलग स्तर पर साफ नियत, पारदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प के साथ उनका मुकाबला किया जा रहा है और आज शिक्षा के साथ लोगों के जीवन में भी बदलाव हो, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। मित्रों, नई शिक्षा नीति कहती है कि हमें इंडिविजुअलिटी पर तथा नए इन्वेंशन पर और इनोवेशन पर ध्यान विशेष रूप से केंद्रित करना है और साथ अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपने नैतिक मूल्यों को भी एजुकेशन सिस्टम का अभिन्न हिस्सा बनाना है। मैं संगीत शिक्षा के बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक
क्लासिकल म्यूजिक की नींव सबसे पहले इसी धरती पर, जम्मू कश्मीर की धरती पर रखी गई थी। लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन 1187 में कश्मीर के सोढल और उनके सुपुत्र सारंगदेव से इन दोनों विधाओं की यात्रा प्रारंभ होती है और उत्तर भारत से भ्रमण करते करते 1636 में तंजौर तथा 1853 में वे मद्रास पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जहां म्यूजिक का जन्म हुआ वहीं पर इसके कॉलेज कम खुले। 1906 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में है, वहां सबसे पहले 15,600 रुपए की राशि से ये संस्थान प्रारंभ हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर और संगीत के शिक्षण को वापस यहां लाया जाए और उस गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए हर प्रयास हम कर रहे हैं और हम भरोसा देना चाहते हैं कि इसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में जिस तरह से तरक्की की है, उससे लगता है कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर का स्वर्ण युग बन सकता है। सभी छात्रों और विशेष रूप से छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपको आवाम तथा मुल्क को एक नई दिशा में ले जाना है। आज जो अवसर आपको मिला है, शायद ऐसा अवसर कभी नहीं था। आज जो एजुकेशन की ताकत है, वह नई वैज्ञानिक नैतिकता को जन्म दे सकती है। इसलिए इस संबंध में अपने हाथ से, इस समय को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। मशहूर सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने धरती के ईश्वर के बारे में लिखा है। हम सब जानते हैं कि गर फिरदौस बररुए जमी अस्ता हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। विद्यार्थी बहनों भाइयों, अमीर खुसरो सिर्फ आबो हवा, पहाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, वह इस जमीन के श्रेष्ठतर मूल्यों, हायर वैल्यूज की तरफ भी संकेत कर रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की को फाउंडर, राइटर, टीचर एलेना ने पूरी दुनिया की यात्रा की और उनकी आदत थी कि ट्रेन में जब वो बैठती थी तो एक झोले से कुछ निकालकर खिड़की के बाहर फेंकती जाती थी। किसी ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? उनका जवाब था, ये फूलों के बीज हैं, बारिश आएगी तो इसमें से अंकुर निकलेंगे और बड़े होकर फूल खिल जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन आपका शायद इस रास्ते पर दोबारा आना होगा या नहीं, फिर इसका क्या फायदा है? तो उनका जवाब था, जिन फूलों को आज देखकर मैं खुश हो रही हूँ, वह भी किसी ने लगाए होंगे। आने वाले कुछ महीनों में जो लोग भी इस रास्ते से गुजरेंगे, उनको ऐसी ही खुशी मिलेगी और इस खुशी के लिए मैंने ये बीज छींटे हैं। मैं जहां भी रहूं, मुझे सोचकर खुशी मिलेगी कि लोग उन फूलों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। विद्यार्थी बहनों भाइयों, आपके द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव हो, खुशी आए, वही सही मायनों में मैं मानता हूं कि कन्वोकेशन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जीवन में इन मूल्यों को सजोएं, सजारें और अपने अपने क्षेत्र में सफलता के शीर्ष को प्राप्त करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अंत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पंक्तियां कह के अपनी बात मैं पूरी करूंगा। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। श्री मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार मेहता, वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद, रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर, students, faculty and other staff members, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to all of you. May I suppose may I speak a few words in Kashmiri? May I suppose kusi taimilit. Friends, I am delighted to be among you all today in this land of great historical and cultural significance. It has been called Resi Waar, or the land of saints, and has always attracted spiritual seekers from far and wide. I feel blessed in standing on this land, which is not only reservoir of wisdom,
but also endowed with unparalleled natural beauty. Ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to congratulate the young students of the University of Kashmir who are being conferred with their respective degrees in this convocation. Post-e Mubarak. I have been told that close to 3 lakh students are receiving degrees today. I am impressed by the numbers. With more than 2.5 lakh bachelors and more than 1,000 doctorates over the past 8 years, the university has made remarkable progress. I would like to tell each of you that your quest for learning and your faith in knowledge as an agent of change are really inspiring. The credit for this also goes to the teachers and administrators of the University of Kashmir. These achievements are not surprising because Kashmir has always been known as Sharda Desh, after the illustrious Sharda Peeth, which was a famous center of learning in ancient times. Equally inspiring is the success of female students. Just about half the students receiving degrees today are women. Not only that, when it comes to gold medals, I am told 70% of the winners are women. It is not just a matter of satisfaction, but also pride for all of us that our daughters are ready to perform at the same level as our sons and sometimes even better. It is this belief in equality and capabilities that needs to be nurtured among all women so that we can successfully build a new India, an India which is at the forefront of the Committee of Nations. Building our human resources and infrastructure are the stepping stones to this higher ideal. Ladies and gentlemen, the cornerstone, as you know, is the first stone set foundation. Education in that sense is the cornerstone in the foundation of our nation building. India has always prided itself in placing knowledge above all. We had great traditions in learning, and Kashmir too has been home to some of them. A need was felt to align modern education with our rich heritage in such a way that it would help us respond better to the challenges of the 21st century. With that vision, a new national education policy was announced last year. I had the opportunity to discuss the subject with the governors of all states, lieutenant governors of union territories, and vice chancellors of central universities in virtual mode. I also addressed a conference on implementation of national education policy in Jammu and Kashmir in virtual mode last September, which was referred to by Honorable Lieutenant Governor. I am pleased to note that some of the features of the new policy have already been initiated at the University of Kashmir. Besides constituting a committee to devise a roadmap for the timely implementation of the policy, several academic courses have been realigned to meet the objectives of this policy. Under the choice-based credit system as outlined in the policy, a credit transfer policy has been adopted to help students complete their requisite credits from the department of institution of their choice. Ladies and gentlemen,
Another significant feat of this university is the emphasis it has placed on research, which is an important component of the new policy. I am told that the University of Kashmir has the distinction of being one of few in India with a dedicated center for interdisciplinary research and innovations that will encourage young scientists through various fellowships across varied disciplines. The University of Kashmir has added another feather in the cap with the setting up of two centers that are of high importance. One is devoted to glaciology and the other to Himalayan biodiversity documentation, bioprospection and conservation. Then there is also the National Himalayan Ice Core Laboratory. Climate change, as you are aware, is the most critical challenge before humanity in this century. Global warming is making its impact everywhere, but nowhere is it more felt than in the fragile ecosystem of the Himalayas. I am confident that these two centers of excellence and the laboratory will help Kashmir and also show the way to the world in combating climate challenges and nurturing nature. I would like to encourage youngsters to take this opportunity provided by these platforms. They can look forward to a happy combination of a great cause and a great career. Dear students, one of the key aims of the new education policy is to place more emphasis on vocational education. In this area too, the University of Kashmir has been successful in offering skill development certificates and degree level courses. Through its Directorate of Lifelong Learning and Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra, learning is provided in diversified sectors such as automobiles, textile, agriculture and horticulture. Above all, I am glad to know that your university has responded to the pandemic in a most praiseworthy manner. The entire world has been facing a difficult time. The coronavirus has impacted all walks of life and education is no exception. Fortunately, technology provided a solution. Schools, colleges and universities across India have continued to provide education in the online mode. After the outbreak last year, the University of Kashmir immediately shifted to online modules and made e-resources available to its students. Moreover, it also supported the administration by providing quarantine facilities at its main, north and south campuses. It shows how a university's contribution to society can go far beyond imparting education. Ladies and gentlemen, Kashmir is a place that defies descriptions. Many poets have tried to capture its beauty, calling it paradise on earth. But it is ultimately beyond words. It must be this bounty of nature that has also made this place a hub of ideas. This valley, surrounded by snow-clad mountains, provided an ideal setting for sages and seers a couple of millennia ago. It is impossible to write a history of Indian philosophy without referring to Kashmir's contribution to it. One of the oldest manuscripts of the Rig Veda was written in Kashmir. This is the most conducive region for the philosophies to prosper. This is where great philosopher Abhinav Gupta wrote his expositions on aesthetics and methods
for realization of God. Hinduism and Buddhism flourished here, as did Islam and Sikhism after it arrived here in later centuries. Kashmir is also the meeting point of various cultures. In medieval times, it was of course Lal Ded, who showed the way to bring together various spiritual traditions. In the works of Laleshwari, you can see how Kashmir provides the very template itself of communal harmony and peaceful coexistence. This is also reflected in all aspects of life here, in folk arts and festivals, in food and dress. The core nature of the place has always been inclusive. Almost all religions that came to this land embraced a unique feature of Kashmiriyat that shunned orthodoxy and encouraged tolerance and mutual acceptance among communities. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to urge upon the younger generation of Kashmir to learn from their rich legacy. They have every reason to know that Kashmir has always been a beacon of hope for the rest of India. Its spiritual and cultural influence has its imprint all across India. It was most unfortunate that this outstanding tradition of peaceful coexistence was broken. Violence, which was never part of Kashmiriyat, became the daily reality. It is alien to Kashmiri culture, and it can only be termed as an aberration, a temporary one, much like a virus that attacks the body and needs to be purged. Now there is a new beginning and determined efforts to regain this land's lost glory. Ladies and gentlemen, democracy, I firmly believe, has within it a capacity to reconcile all differences and also a capacity to bring out the best of citizens' potential. Kashmir, happily, is already realizing this vision. Democracy lets you build your own future, a peaceful and prosperous tomorrow. The youth and women especially have high stakes in it, and I am sure they will not let go of this opportunity to rebuild lives and rebuild Kashmir. As Kashmir has turned a new leaf, exciting new possibilities are opening up. The whole of India is watching you with admiration and pride. Kashmiri youth are scaling new heights in a variety of sectors, from civil service exams to sports and entrepreneurial ventures. In September last year, during a consultation on the new national education policy, I had spoken of my dream. I wish to see Kashmir as paradise on earth. I am squarely banking on the younger generation of Jammu and Kashmir to realize this dream, which I am sure will come true sooner than later. Kashmir is bound to acquire its rightful place as the crowning glory of India. Once again, I congratulate all students and also their teachers and wish all of you a successful journey ahead. Thank you. Jai Hind. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.